हमने लास्ट चैप्टर में जो कल किया था, पहले उसका एक फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। हमने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट, हाँ या ना? यस। लेकिन वो कहते हैं 100% एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट? Two टू types. नेम देम। Frictional and structural. and structure. Frictional and structural. When I say frictional, what do I mean by this? खुशनीत, Temporary. खुशनीत आप समझाओ। क्या मैम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, कल पढ़ा था हमने? जिसमें हम चेंज जॉब करते हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे हाँ। अभी आपने कल एक एग्जांपल दी थी कि जैसे 2 फेब को सपोज अगर उस बंदे ने जॉब छोड़ी, तो अगर उसने 7 को लगना है, तो जो उस पॉइंट है वो डेज का जो है, तो हम उसको हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं कह सकते, तो वो लेकिन frictional जॉब भी नहीं है उसके पास। बिल्कुल ठीक है जी। Yes, ma'am. When we switch the jobs, switch between the jobs and we take in between the time, नंदिता, सपोजिंगली ये 5 दिन, 2 को मैंने कहीं से जॉब छोड़ी और मैंने कहा भाई मैं 4-5 दिन रेस्ट लेकर फिर 7th को नई जॉब ज्वाइन करूंगी। ये जो इन बिटवीन के 4-5 दिन हैं, आई एम नीदर एम्प्लॉयड विद ए कंपनी नॉर विद बी कंपनी, बट मैं अनएम्प्लॉयड भी नहीं हूं क्योंकि आई एम सपोज टू ज्वाइन दिस कंपनी, मेरे पास ऑफर लेटर है। तो इन बिटवीन ये जो कुछ दिन के लिए मैं जो अनएम्प्लॉयड होती हूं उसे कहते हैं फ्रिक्शनल। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरल? जयेश आप समझाओगे? यस मैम। मैम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैम उसमें मतलब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उसके बीच में कुछ मतलब सारा कुछ मैच नहीं होता। जैसे मतलब उन्होंने कहा है कि आपको ये मतलब कोई मतलब प्रोग्राम आना चाहिए, तो हाँ। देयर इज सम मिसमैच। मिसमैच बिटवीन साइंस, उसके इस लैंग्वेज में बात Employer करना हो, डिमांड और सप्लाई। यस, अगर हमें इकोनॉमिक्स टर्म में बात करनी हो तो हम कहते हैं देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर। यस, मतलब डिमांड है, आपको कंप्यूटराइज्ड या डिजिटली अवेयर लोग चाहिए, लेकिन आपके पास सप्लाई में नहीं है, और जब तक ये अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, तब तक ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ऐसा नहीं है इनके लिए जॉब नहीं है, जॉब तो है, डिमांड तो है, बट दे आर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड। द मोमेंट दे स्टार्ट फुलफिलिंग द डिमांड, दिस विल मैच। पहले मिसमैच था। ये है 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने कल डिस्कस की। और जो कल लास्ट में जो चैप्टर में कुछ पॉइंट्स थे उनमें था डिफरेंशिएशन इनवॉलंटरी का वॉलंटरी से, जो हम वैसे पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा मुझे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? रिया, विल यू ट्राई? मैम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब मतलब द पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नहीं होती, और वॉलंटरी होती है जब द पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क ओनली। बिल्कुल ठीक है जी। वॉलंटरी में विलिंगनेस इज मिसिंग, वो कहता है मैं काम नहीं करना चाहता इस वेज रेट पर, सॉरी, ही इज वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, इसको नहीं हम भर सकते। ये जो है ये देश पे बर्डन भी नहीं, क्योंकि हम इनकी कुछ नहीं मदद कर सकते, ये तो काम ही नहीं करना चाहते। तो कंट्री अपने लेबर फोर्स में, याद आया हमने माइक्रो में पढ़ा था वर्ड लेबर फोर्स, यू रिमेंबर? यस। एज क्या होती है लेबर फोर्स की? 15 टू थिंक बाकी लोग भी बता सकते हैं। 59 15 to 59, 60 से ऊपर आपकी रिटायरमेंट एज आ गई। 15 से छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए 15 से 59 के बीच के लोगों में अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, पीपल हु आर सीकिंग फॉर जॉब, पीपल हु आर वर्किंग, सब इसमें आते हैं। तो कहते हैं ये नहीं आते क्योंकि इनको तो आप जॉब दे ही नहीं सकते, दे नॉट विलिंग। सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बीच में आपको डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। ओके, ये वाला भी पॉइंट आपके उन वाले नोट्स में था। पिछले चैप्टर में से हमने ब्रेक इवन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। एब्सोल्युटली राइट, कंट्री का इक्विलिब्रियम। अब प्रोफेसर केन्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ही सेज कंट्री की इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। देयर कैन बी 2 कंडीशंस। हाउ? ही सेज दैट economy will be in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. I repeat, aggregate demand is equal to aggregate supply. In simple words, what am I trying to say here is कि भाई जितनी डिमांड है, say for example 5000 units are demanded,
और 5,000 units are supplied. It's an ideal situation because there is no shortage and there is no surplus. Am I right? Yes, ma'am. Right? So there is no shortage means कोई मारामारी नहीं है. Shortage कब होती? Shortage कब होती? जब डिमांड कितनी है? से 5,000 और सप्लाई कितनी है बताओगे? 4,000. 4,000 में शॉर्टेज हो जाएगी. हाँ जी बताओ भाई. Yes, ma'am. कितने से शॉर्ट हो गए हम? 1,000 यूनिट्स आर 1,000. शॉर्ट. ये शॉर्ट रन में अच्छी सिचुएशन नहीं है. आपने अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि कितना बिकेगा. वासुदेव एक मिनट मेरी हेल्प कर दो प्लीज. ये मुझे विंडो नजर नहीं आ रही यहाँ पे. ये ऐसे मुझे लानी पड़ती है फिर गायब हो जाती है. रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? बस ठीक है. थैंक यू. सो इट मीन्स इट्स समथिंग लाइक मैं दिवाली पर आई वॉज कैलकुलेटिंग कि कितना सामान बिकेगा. मुझे लगा पीपल विल डिमांड 4,000 यूनिट्स, इसीलिए तो मैंने 4,000 सप्लाई किए. लेकिन लोग तो ज्यादा मांग रहे हैं. अब मुझे बड़ा अफसोस रहेगा यार, मैं आई कुड नॉट इवन कैलकुलेट अच्छे से. मुझे लोग आके मांग रहे थे ये वाला सामान दे दो, ये वाला सामान दे दो, एंड आई कुड नॉट सप्लाई दैट. नॉट अ नाइस सिचुएशन. सरप्लस कब होता? जब डिमांड कितनी है? 5,000 और सप्लाई 6,000. क्या इसमें भी मेरी मिस कैलकुलेशन हुई? हुई कि नहीं? मैंने अपनी Yes. दुकान में ज्यादा सामान रख लिया. 1,000 यूनिट्स बच गए. डंप मनी. नॉट गुड. नीदर द शॉर्टेज नॉर द सरप्लस इज गुड. शॉर्टेज तो फिर किसी हद तक ठीक है यार, मांग रहा है, तुम मैनेज कर लोगे शॉर्ट रन में किसी तरह से. सरप्लस तो इन एनी केस इज नॉट गुड. वैसे तो दोनों ही नॉट गुड. फिर गुड क्या है? गुड इज द इक्विलिब्रियम. जितना अंदाजा एग्जैक्टली उतना. क्या तुम्हारे हिसाब से ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है? जितना सोचा एग्जैक्टली Yes, उतना, ma'am. है ना? तो वैसे तो तभी तो हमारे टारगेट क्या होते हैं बेटा? आइडियल होते हैं या वीक होने चाहिए या टू ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए? बताओ जी. Idol. आइडल होना चाहिए. बिल्कुल. हमारे टारगेट, हमारे ड्रीम्स भी पता है क्या ऐसे नहीं होने चाहिए. मैं यहां बैठी हूं, अब तुम कहोगे मैम आप तो कह रहे हो फिर ड्रीम्स की लिमिट होती है. हाँ बिल्कुल. मैं यहां बैठी हूं एंड आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. क्या ये बेवकूफी वाला ड्रीम नहीं है? बोलो भाई. Yes. हाँ, मैं तो कभी अमेरिका ही नहीं गई. पहले तो मेरे पास वहां की सिटीजनशिप ही नहीं है. दिस इज एन अनरियलिस्टिक ड्रीम. अब अगर मैं ऐसा ड्रीम पालूंगी तो बेवकूफी लगेगा. फिर भाई ये अच्छी सिचुएशन नहीं है ना? सो इट मीन्स अच्छा, इनफैक्ट मैं इंडिया में भी अगर सोचूं प्राइम मिनिस्टर तो भी अभी तक आइडल नहीं है. आई हैव नेवर, मैं तो कभी काउंसलर के इलेक्शन नहीं खड़े हुए भाई. प्राइम मिनिस्टर की अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूं. मैं उस पाथ पे ही नहीं हूं. इसका मतलब ये भी रियलिस्टिक होने चाहिए. इट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो. तो इसका मतलब आइडली हम जब भी कभी ड्रीम फिक्स करते हैं हमेशा आइडल सिचुएशंस पर ही करते हैं जो अच्छी मानते हैं. ऐसे ही प्रोफेसर केन्स ने कहा कि इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन यू डिमांड, कंट्री में जितनी डिमांड है, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड यानी सारी गुड्स की डिमांड सारे कंज्यूमर्स के द्वारा एग्जैक्टली मैच हो जाती है सारे सप्लायर्स जो सारी गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं उनसे. टू रियलिस्टिक नहीं है. वैसे तो आइडियल है. तो ये टच होता है नहीं होता, ये हमारी सिचुएशन नहीं है. लेकिन ये एक सिचुएशन है जो इक्विलिब्रियम हमें देता है. रियल लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो भी हम बात करेंगे. अब वो कहते हैं हम ये भी जानते हैं कि ADC प्लस I होता है और AS क्या होता है बच्चों? C plus S. C plus S. C being common, can I say that equilibrium is when investment is equal to savings? Can I say that? Yes. बिल्कुल कह सकते हैं ना, कह सकते हैं हम. तो भैया this is the first situation or a condition of equilibrium. This is the second condition of equilibrium जो कि इसी से ही डिराइव हुई है. हम इसे दोनों को पढ़ेंगे. I और S को हम PI और PS के नाम से भी जानते हैं. What do I mean by PI? Planned investment, planned saving. Planned समझते हो? Ex ante. Yes, sir. Actual. या जो सोचा उतना हो गया. और इन एनी केस इतनी बात समझ में आई पहले सभी को, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. मैम एक बार ये गारंटी वाला बताना. पिछले चैप्टर में पढ़ा था कल. तुम्हारी मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है. अभी आपने आई को कह रहे हो, इन्वेस्टमेंट को प्लान कह रहे हो. हाँ मैंने I को PI लिख दिया.
प्लैंड इन्वेस्टमेंट, मैं इस प्लैंड वर्ड को कह रही हूं, ये एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट है और ये एक्सेंटे सेविंग्स है, ये दोनों बराबर Okay. हो तो इक्विलिब्रियम होगा। याद आ गया एक्सेंटे क्या होता है? यस मैम। प्लैंड, जो निर्मला सीतारमन ने सोचा कंट्री में इस साल इतनी सेविंग होगी, और ये वैसे भी बराबर, पता है क्यों होगा? सुनो ध्यान से, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, इसका आउटर सर्कल तो चलो जो भी है हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, ये बैंक है, बैंक में जितना सेविंग आए एक टारगेट होता है, उतने का ही इंजेक्शन लगे तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन इक्वल रहेगा, हाँ या ना? यस। है ना? सो इट मींस जितनी सेविंग उतनी ही अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इक्विलिब्रियम में ही हो तुम। कम ज्यादा Yes, हो तो पंगा है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो पीछे की बात से? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टॉपिक को। Yes, ma'am. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? टेल मी फर्स्ट। यस। यस मैम। अब मैं चलती हूं आगे की ओर, ठीक है? अगेन ये जो थेरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। एजम्पशन नंबर 1, अभी हाउस होल्ड और फर्म, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर 2 सेक्टर्स एग्जिस्ट। कौन कौन से? 2 सेक्टर इकोनॉमी वेयर हाउस होल्ड एंड Household and फर्म्स एग्जिस्ट, ठीक है? दूसरा, अभी भी हम उसी बात पर हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस होगी, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स पर सिर्फ गवर्नमेंट होती है जो इन्वेस्ट करती है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भैया, एक मिनट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफिकल्ट टास्क में कि वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। चलो इसको भी अभी मैं बाद में फिर दोबारा से समझाऊंगी, पहले हम इस पे आते हैं, चलो नोट्स पे आते हैं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, सबसे ऊपर जो अभी हमने छोटी सी डेरिवेशन मैंने बताई वो क्या है? देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम। इट स्टेट्स दैट इक्विलिब्रियम इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। किसमें? 2 सेक्टर मॉडल में ADCI होता है, लिखना जरूरी था। अगर मैं ये नहीं लिखती तो ये तो CIGX माइनस M होना चाहिए था, हाँ या ना? यस। यस मैम। गुड। फिर मैंने कहा हमें यह भी पता है कि ASC प्लस S होता है। सो इफ आई पुट ऑल दीज टुगेदर व्हाट डू आई गेट? आई गेट AD इज इक्वल टू AS एंड I इज इक्वल टू S या S इज इक्वल टू I आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो I को हम प्लैंड सेविंग, प्लैंड इन्वेस्टमेंट, हम इनको S और I को कह सकते हैं। तो 2 अप्रोचेस ये लिख दीजिए हमने, ये 2 अप्रोचेस हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लकी होते हैं वो लोग जिनके पेपर में ये फनी सी बच्चों वाली डेरिवेशन 3 नंबर में आ जाती है। मैम इस डेरिवेशन का नेम क्या है? वो आएगा डिराइव हाउ डू प्रोफेसर केन्स डिटर्मिन इक्विलिब्रियम। ओके, लकी होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इस डेरिवेशन के, बट अगर बहुत ज्यादा लकी हो गए तो ये बच्चों वाली डेरिवेशन आ जाएगी, नहीं तो इसमें और बहुत कुछ डालने के लिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहली अप्रोच की, दैट इज AD इज इक्वल टू AS। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे ये आती है पेपर में, इसे बोलते हैं, वो कहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन समझाएं AD-AS अप्रोच के द्वारा। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तुम्हें तो पेपर में मैक्सिमम 5 मार्क्स का है ना? यस मैम। हाँ, Yes. ओके। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी बात बताती हूँ, सारा स्केड्यूल पिछले चैप्टर वाला ही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एजम्पशन के लिए मैं अभी जगह छोड़ देती हूँ, ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले मैं यहाँ स्केड्यूल बनाती हूँ। चलिए, हेल्प मी। Y स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कैन इट बी 0? Yeah. यस। Yes, sir. एंड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग विद, हमने 100 से लिया है, 100। ठीक है, 400, 500। और फिर मुझे लेना पड़ेगा C कैसे लेंगे? 40 40, and increase with 80. 120, 80, 80 से बढ़ा देंगे हम, 280, 360, 440। एब्सोल्युटली राइट। अब क्योंकि पता है क्या चाहिए आपको? आपको ADC चाहिए, I चाहिए, C चाहिए, S भी चाहिए, तभी ADS निकालोगे। तो अब मैं Yes. I ले लेती हूँ। I याद है जो हमने उस टाइम पर लिया था, AD के टाइम पे 40. ऑटोनमस I लिया था, विच वॉज 40, 40, 40,
40, 40 एंड 40। तभी उसने एजम्पशन में कहा ये जो अप्रोच है ये क्या सोचकर बनाई गई है। वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेक्टर मॉडल बिकॉज वी आर टेकिंग सी एंड आई। नंबर 2 वी आर सेइंग दैट हमने इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस ली है। ये पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना उनको कि भाई हम कुछ assumptions के बेसिस पर ये चार्ट बना रहे हैं, सो डोंट माइंड। ओके, हाँ बच्चे। मैम मुझे ना ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं समझ आया, मतलब क्या होती है वो समझ में आ गया, बट जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ये चीज की है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब तो फिर अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी ही चाहिए। दोनों नहीं होती, सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन इनकम। जैसे कि कंजम्पशन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, यहां क्यों नहीं पूछा सी बार तो नहीं होती इनकम पे। ऐसे ही I इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, नॉट I बार। और हम यहां कौन सा लेते हैं बच्चे, गवर्नमेंट वाला। आप मेरी बात समझे, ये जो ऑटोनमस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इवन द इनकम इज जीरो यू आर कंज्यूमिंग, so here it is not depending on income, otherwise consumption depends on income only। ऐसे तो ही ऐसे सेक्टर हाँ, बोलिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनकम बट नॉट दिस वन, ऑटोनमस वाली नहीं। अब आप पूछो। मैम जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो हाँ। उसमें तो हम गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट वाली इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे हैं? आपने वो लेक्चर मिस किया था जिसमें मैंने ये सारी स्टोरी आए वाली कहानी सुनाई थी कि नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखी थी उसकी, रिकॉर्डिंग उसमें में। से चलो पूछा। फिर भी एक बार रिवाइज मार लेते हैं। हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है, यहां से यहां मूवमेंट होती है, यहां से यहां मूवमेंट होती है, फिर ये पैसा यहां से यहां घूमता है, ये पैसा यहां से यहां घूमता है। बताओ कोरोना काल में हमने स्पेशली बोला था इसमें एक और सपोर्टिंग सेक्टर्स 2 होते हैं, गवर्नमेंट एंड बैंक। बैंक भी हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर नहीं ना गिनते, सपोर्टिंग प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक तरह का, मतलब प्रोडक्शन करता है लेकिन सपोर्ट करता है, सर्विस सेक्टर है ना, तो इसलिए इसको सपोर्टिंग मान लिया। तो ये बैंक है बीच में जो बैंक आ जाता है, ठीक है। तो हमने कहा एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन ली कि अभी हम एक ऐसी एडवर्सिटी की बात करते हैं कि भाई कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो गई, ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ जाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड हो गई जब हुई थी कोरोना में, है ना, डेफिशिएंट हो गया। अब हो क्या रहा था, household was only consuming basic consumption goods, not all the goods which firms were producing, am I right? हाँ जी। अब कंट्री में फ्लो में से पैसा घटने लगा, ना फर्म इन्वेस्ट कर रही है ना हाउस होल्ड प्रॉपर कंजम्पशन कर रहा है, ओके ठीक है। अब पैसा कंट्री में तो फ्लो कम हो गया और डेफिशिएंट हो गया। अब कंट्री को ठीक करने के लिए ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की। बैंक का रोल तब आता जब यहां से हैवी फ्लो यहां डिपॉजिट होता, लेकिन बैंक इसे आगे नहीं पास कर पाता। बैंक का रोल तब आता जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ खेलना होता, लेकिन यहां तो पैसे की कहानी है, पैसा फ्लो में ही नहीं चल रहा। तो गवर्नमेंट आई पिक्चर में। गवर्नमेंट ने क्या किया, 20,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का इंजेक्शन लगाया, इन्वेस्टमेंट की ऑटोनमस। बोला हम कमाए ना कमाए, क्योंकि वो भी नहीं कमा रहे थे, रेलवेज भी बंद था, सारे यूनिट्स बंद थे गवर्नमेंट के, बट दे सेड नो, हम एक आत्मनिर्भर करने के लिए ये इंजेक्शन लगाएंगे, अभी भी लगा रहे हैं साथ साथ, है ना। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इसको फिर से फ्लो में ताजगी लाई, कौन सी थी, आय बार। तो ये क्यों था, एक और बात। अब यहां पर तो अंकल कहते हैं दूसरा आय ले लो, अब यहां कहते हैं अंकल दूसरा आय ले लो, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके लिए भी मैंने इनको जवाब दिया था कि जब प्रोफेसर केन्स ने बनाया, उसने कहा हर कंट्री की ये आय है ये ROI पे डिपेंड करती है, हाँ या ना, नॉर्मल आय है ना, ROI पे, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, बैंकिंग स्ट्रक्चर पे, बड़ा कुछ डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं कि मैं एक कॉमन पॉलिसी बनाना चाहता हूं विच शुड फिट इन ऑल, है ना। तो फिट टू ऑल होना है तो फिर ये तो स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, ये तो नहीं होगा कि मैं कहूं कि भाई ये वाला आय जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हर नेशन में 40% का या 50% का इन्वेस्टमेंट होएगा ही होएगा, शायद ना हो। पुअर कंट्रीज में और लेस हो, मिडिल कंट्रीज में फर्क हो, और जो रिच कंट्रीज है उसमें और डिफरेंट हो। तो वो कहते हैं ये आय को नहीं मैं डिफाइन कर पाऊंगा। सो उसने इसको ना यहाँ लिख तो लिया हमने फॉर्मूला में, लेकिन इसका रोल ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा यहाँ इस सिचुएशन में आय कितना कंट्रीब्यूट करेगा पता नहीं,
लेकिन ये पक्की बात है कि उनकी गवर्नमेंट हर कंट्री की, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो रिच हो, अपने नेशन को बचाने के लिए इंजेक्शन लगाएगी। डू यू एग्री रिया? हाँ जी। दैट इज वाई ही मेंशन्ड कि ये जो मैं समझाना, क्योंकि उसने भी अल्टीमेटली मुझे पता है कहां ले जाना है, लास्ट चैप्टर एक्सेस डिमांड, अभी आ जाएंगे, अब एडीएस कंपेयर करेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पे, क्योंकि ही वाज टेलिंग मी हाउ टू रीच टू द इक्विलिब्रियम। ही वुड से अगर मैं एक्सेस डिमांड में हूं या सपोजिंग डेफिशिएंट डिमांड में हूं, मैं नहीं कह सकता इन्वेस्टर्स को भाई तुम इन्वेस्ट करो और ये ठीक करो, क्योंकि कंट्रीज आर डिफरेंट, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है, कोई सोशलिस्ट है और कोई कैपिटलिस्ट है, ऊपर से उनका स्टेटस अलग है, ऊपर से उनकी आरओआई अलग है, बहुत सारी कंडीशंस बन रही थी। इसीलिए उन्होंने टू मेक इट सिंपल ही सेड यहां पर हम, तभी उसने ना अजम्पशंस में डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये जो सारा बन रहा है ना, ये जो बनाएंगे हम एडीएस का मॉड्यूल और अप्रोच, ये सब इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट करे। आप मेरी बात समझे? आप कुछ तो मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकें। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। अब मेरी कहानी मैंने कुछ सारी सुनानी पड़ी, अगर ऐसे बोलती तो नहीं समझ आता, क्योंकि उसने अल्टीमेटली मुझे इक्विलिब्रियम समझाना है, कैसे पहुंचेंगे, जो जिस पे पहुंचने के लिए फर्म्स आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर श्योर। वो तो अपने धंधे की बात करेंगे, भाई पैसा कितना मिल रहा है, प्रॉफिट बता, हम नहीं फ्री में करेंगे कुछ। तो फिर कहते गवर्नमेंट तो करेगी उस कंट्री की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समझ गए? इसलिए हमने आई बार लिया है। गॉट द पॉइंट? ग्रेट, आगे चलते हैं। अब मुझे एस ले लेना चाहिए। एस होता है y माइनस सी। कितना आएगा बोलेंगे फटाफट से? -40 -20 ये ही नंबर आपने वहां पर लिखने हैं, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। फिर मुझे क्या क्या चाहिए, अब सब कुछ मिल गया। चलो लेट्स फाइंड आउट एडी। एडी होता है C+I, वहां भी स्केड्यूल ऐसे ही बनाना है, फॉर्मूला ऊपर देकर। C+I को जोड़ के नंबर आ गए जी 80 160 240 320 400 480। Am I right? Yes, ma'am. AS CS भी होता है and it is always equal to national income. Remember? Yes. Good. तो Y या CS जोड़ लो या Y लिख दो, एक ही आंसर आएगा। 0 100 200 300 400 and 500। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम? कैन यू सी इक्विलिब्रियम कंडीशन ADAS के बराबर इन दिस होल स्केड्यूल? नजर आ रहा है किसी को? कैन यू सी Yes. इक्विलिब्रियम यस मैम। कहां पर है, कौन सी 400, इनकम 400। लेवल पर? 400 ओके 400 पर। 400 पे। ये रीजी, क्या मोटी लाइन ले लेती मैं, इतनी ज्यादा ही पतली कर दी है तो मैंने। ओके, तो ये रही जी, ये देखिए 400 इट इज इक्वल, ये रहे जी दोनों। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बोथ आर इक्वल, कितने पर? इट इज ऑन 400 पर, 400 इनकम लेवल पर कंट्री में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये तो हुआ स्केड्यूल। लेट अस टॉक अबाउट डायग्राम। ओके, अच्छा अब डायग्राम बनेगा किस किस चीज का? एडीएस का, है ना? अब एडीएस का बनेगा। और हम अभी तक बेस में क्या लेते हैं? इनकम। अभी मैं इनकम ही लूंगी, बाकी चीजें बाद में ऐड करूंगी। यहां पर हम लेंगे एडी एंड एएस, राइट? एएस कहां से शुरू होगा बच्चों, देख के बताओ नंबर्स। 0 से। एएस है नेगेटिव नहीं, 0 से कांस्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, राइट? ये मेरा हो गया एएस, इसको ब्रैकेट में आप नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं। दूसरा, एडी नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। व्हाई रिया? क्योंकि मतलब कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती। और इवन आई भी कौन सी है? ऑटोनोमस है ना? तो ये भी 0 नहीं, दैट इज व्हाई इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, बट इसका प्रोपोर्शन बढ़ने का और इसके प्रोपोर्शन में फर्क होगा। देखो कितना कितना है, ये 80-80 से बढ़ रहा है, ये 100-100 से बढ़ रहा है। दिख रहा है सभी को? हेलो, यस। ये तो डायग्राम पहले भी देखा हुआ है, देखा हुआ है जी। कौन सा किसका डायग्राम था ये?
कंजम्पशन फंक्शन। एपीसी। सी वाई का डायग्राम नहीं बनाया था, यस मैम। ये था वाई, ये था सी, ये की चक्कर है, अब ये बना दिया। यही बस इस पूरे चैप्टर की कंफ्यूजन होती है, क्योंकि डायग्राम सेम है लेकिन हर बार उन्हें डिफरेंट तरह से ही समझाना पड़ता है, समझाया जाता है, और शक्ल सबकी सेम होती है। ये एक इसका ड्रॉबैक समझ लो या ट्रिक समझ लो या जो मर्जी समझ लो, ये एक पॉइंट है। अब ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन। अब ये ब्रेक इवन नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम। बस हियर इज द ओनली फ्लॉ विच यू हैव टू रिमेंबर। ब्रेक इवन में सी और वाई बराबर थे, इक्विलिब्रियम में एडी और एएस बराबर हैं। बच्चा ये सी ग्राफ नहीं है, ये पता है कौन सा ग्राफ है? ये देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा लेके चलती हूँ। एडीएस। हाँ ये देख बेटा, ये सी था ना, इसके ऊपर एक एडी था ना, हाँ जी। यस। ये वाला नहीं है। अगर इसमें कंपेयर करती, ये देखो, अब इसके साथ एक और बात ध्यान से सुननी है अब बातें, अब उतना आसान प्रोग्राम नहीं रहा, थोड़ा मजेदार हो गया। ये देखो, ये वो पॉइंट था जो कौन सा था? ब्रेक इवन। यस। ब्रेक और इसके ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हुआ? इक्विलिब्रियम। वेल डन, क्योंकि एएस और वाई तो कॉमन लाइन है, लेकिन ये दो लाइनें हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम से ब्रेक इवन नीचे है कि ऊपर है? ऊपर। नीचे 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 नीचे, क्योंकि यहां सिर्फ सी मीट करता था, इन दोनों के गैप में आई भी तो आ गया ना, एडी में सी और आई होता है। किसी को ना समझ में आई हो तो बोलो, मैम दोबारा समझाइए। दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाते हैं। फिर भी मैम, हाँ बच्चे, मैम हर केस में लाइक ब्रेक इवन नीचे ही आएगा, और भी हमारे ग्राफ्स हैं जैसे। आप खुद सोचो, देखो ये सी है अकेला, ये सी प्लस आई है, ये हमेशा हायर ही होगा ना इस सी से, हाँ या ना? यस मैम। तो फिर आप बताओ, सी हमेशा नीचे ही होगा और एडी हमेशा ऊपर ही होगा ना, क्योंकि एडी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर है। मैं ना इसी को कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर समझ आएगा। इसको छोटे से को नहीं समझ आ रहा, मैं इसी को पहले तुम्हें डिटेल वाला समझाती हूँ, फिर नीचे आएंगे। ओके, ये लो जी, एक लाइन उठाते हैं, मैं ना इसके नीचे ले आती हूं सी ग्राफ, ठीक है? ये सी है जी, ये सी है, ये एडी और इसके बीच में आई का गैप होता है, ये एडी है, ये कौन है? एएस है। एडी सी और वाई जहां मिलते हैं उसे ब्रेक इवन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द ब्रेक इवन ग्राफ। और इसके ऊपर आ गए तो एडी ग्राफ को जब वाई कट करता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एज पर द रूल। व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस देयर इज इक्विलिब्रियम, बट व्हेन सी इज इक्वल टू वाई देयर इज ब्रेक इवन। अब आई मेरी बात समझ यस मैम। सभी को? वो जो आप y कह रहे हो वो as है। वाई और एएस तो एक ही जैसा होता ना बेटा, नंबर सेम है। देख जरा इधर आ, ये देख, ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये देखो, एक मिनट। मैं पर इसमें हमने ये शो करना है c इक्वल्स टू y ना वाला। ना ना, बिल्कुल नहीं करना, वही मैं ना, मुझे लगा, मैंने कहा ये नहीं ग्राफ करना। तो as है, मैंने पर मैं- तुम्हें समझाने के लिए हाउ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ आई मेड दिस। ओके मैम। एएस और वाई सेम है ना बेटा नंबर, तो ग्राफ भी सेम हुआ ना। इसको वाई लिखो और सी बनाओ तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इसको एएस लिखो और एडी बनाओ तो ये इक्विलिब्रियम है, ये ब्रेक इवन है। अच्छा, एक और बात, थोड़ी सी टेस्टिंग करती हूँ, इतना समझा ही दिया अब मैंने, जब वैसे मैं ये बाद में समझाती होती हूँ बेसिक चीज। अब मुझे एक बात बताओ, किस कंडीशन में, एक वो हो गया, पजल हो गई है एक तरह की, किस कंडीशन में ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम बराबर होंगे? इन्वेस्टमेंट जीरो होगी। आर यू श्योर एवरीबडी? हाँ जी। वेरी गुड। ये पिछले सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, और मेरे बच्चों को तो हमने, क्योंकि मैंने समझाया हुआ था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, ये कैसे हो गया, ब्रेक इवन इक्विलिब्रियम के बराबर कैसे? ओ भाई, जब इन दोनों का गैप एक ही हो जाएगा, कब? जब ये नहीं होगा। अगर बेटा जी इसमें आए ना हो तो सी और एडी बराबर ही हो गए ना, हाँ या ना? ओए बाकी, हाँ जी बेटा, मैं वो नेट कट गया था एकदम, क्या बोल रहे थे हम? हम कह रहे थे किस कंडीशन में ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा यहाँ पे।
तो इन्होंने कहा आय जब 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है कौन बेटा? हु डिफरेंशिएट्स बिटवीन AD एंड C? AD is C plus I. This is C. It is only the I which is making a differentiation between them. Agree everybody? बच्चों बाकी लोग भी जाग रहे हो, समझ आ रही है ना? अगर ये I 0 हो जाए तो AD और C बराबर, यस तो फिर ये दोनों ही जहां y के, ये y और AS तो वैसे ही बराबर होता है। तो भैया अगर ये I 0 हो जाए तो सेम ही ब्रेक इवन होगा, उसी जगह पर इक्विलिब्रियम होगा। बस ये ही पॉइंट था। अब इतनी कहानी तुम लोगों को समझ आ गई, तुम्हें काफी हद तक ये पता चल गया। फिर भी ये जब जब रिवाइज होगा आपको और पक्का हो जाएगा। अब मैं वापस सिर्फ ADS के ग्राफ पर आने वाली हूं। ये हम डिटेल में चले गए, पता है हमने ऐसे किया। मैं वैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रूटीन में जाती हूँ, आज हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ये कभी होता नहीं था। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ रही है तो। अरे यार मैं ना यहां से बनाती हूँ। ये आया, ये आया, ये हो गया और ये हो गया। अब हमारा ये ग्राफ है एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई, एडी एंड एएस। ये है मेरा एडी ग्राफ, ये है मेरा एएस ग्राफ। हियर आई एम टेकिंग इनकम एंड दिस लाइन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। कितनी इनकम पर इक्विलिब्रियम है इस टेबल के हिसाब से? कितनी पर है? 400। बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर एडी एएस से ज्यादा है, हाँ या ना? इनिशियली एडी एएस से ज्यादा है। इस पॉइंट पर एडी एएस के बराबर है, ठीक है, और इस एरिया में क्या है? एडी लेस देन, बिल्कुल ठीक। अब ये तो भैया इक्विलिब्रियम है, ठीक। ये दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। आई विल डिस्कस वन विद यू, सेकेंड इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट। पॉइंट नंबर 1, what happens in the economy if aggregate demand is more than aggregate supply? Excess demand या deficient demand? Excess demand. Very much, yes, it is very much clear. Demand is more than supply, which means जो डिमांड कर रहे हैं लोग, दे आर डिमांडिंग एट अ फास्टर रेट देन दी सप्लायर्स आर सप्लाइंग। एम आई राइट? मैं वही लाइंस बोल रही हूं जिसमें जो लिखी हुई हैं, डीडी इज फास्टर रेट देन सप्लाई। भाई सप्लायर जिस स्पीड से सप्लाई कर रहा है, डिमांड उससे ज्यादा स्पीड से हो रही है। हो सकता है हो जाए किसी आइटम में, हो जाती है। जैसे शुरू में पीपी किट चाहिए थी, सैनिटाइजर चाहिए थे, दवाइयां चाहिए थी। डिमांड वॉज वेरी हाई बट द सप्लाई वॉज वेरी लेस। अब ऐसी कंडीशन में एक बात समझाएं, एक इन्वेंट्री सुनी हुई है हमने। व्हाट इज इन्वेंट्री? स्टॉक जो रखा होता जो हम स्टॉक रखते हैं, है ना, ताकि हमारी सप्लाई इंटरप्ट ना हो। तो आप जब आपका सामान स्पीड से बिक रहा होता है तो आपकी फैक्ट्री में आपके स्टॉक कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप उसको भी रिलीज कर देते हो, फटाफट निकालते हो, बोले अब मैं जल्दी बेचो, बिक रहा है सामान, मांग रहे हैं लोग, निकालो इसको। अब जैसे ये कम होता है आपको प्रोडक्शन चलानी पड़ती है, हाँ या ना? यस। हम सब कुछ बच्चों शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। आपने माइक्रो भी शॉर्ट रन में पढ़ा है, आप मैक्रो में भी शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। तो ये थर्ड एजम्पशन है। ओके, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी जी, प्रोडक्शन यूनिट चलाओ फटाफट। ठीक है, प्रोडक्शन चला दी। अब प्रोडक्शन शॉर्ट रन में, माइक्रो में प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन जल्दी बढ़ाने के लिए मशीनें नहीं, लोग हायर किए जाते हैं। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया जाता है। अग्री और डिसएग्री? यस मैम, एग्री। लास्ट ईयर पढ़ा था ना बेटे, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग हायर किए जाते हैं। फटाफट बंदे लगाओ, रॉ मटेरियल दो, तो इनसे काम कराना शुरू करो। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी जाती है, लोग बढ़ा दिए गए। मेरी बात ओके यहां तक? दोबारा से आते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही हो मेरे सामान की, कंट्री में, मेरे सामान की या कंट्री की बात करते हैं, पीपल आर डिमांडिंग मोर देन सप्लायर्स आर सप्लाइंग, द स्पीड इज मोर, सो द इन्वेंट्री इज फॉलिंग।
The moment inventory is falling, production needs to be increased. Production in short run can only be increased by employing more and more people. आप भी जब ये जो हॉजरी बिजनेस है, हम कहते हैं सीजनल है, अब ये सर्दी का सामान, कितनी जबरदस्त ठंड पड़ गई अब जब जाने वाली थी, तो लोग तो मांगी जा रहे थे, मांग रहे थे, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हॉजरी वालों ने मशीनें खरीद ली, जापान से और चाइना से मंगा ली, ये थोड़े दिन की ठंड की काम पूरा करने के लिए। बताओ जी क्या किया उन्होंने? लेबर एक्स्ट्रा लेबर लगाई और बोला चक दो फट्टे फटाफट, रॉ मटेरियल, दिन रात काम करो, थोड़े दिन की बात है, बस जब जैसे ठंड गई खत्म काम। तो भैया मैम रॉ मटेरियल भी तो बढ़ाया होगा। रॉ मटेरियल तो आता ही है, बिना रॉ मटेरियल के सामान कैसे बनेगा? वो भी एक, तुमने ना पिछले साल पढ़े थे फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, पिछले साल क्यों, ये तो तुमने नेशनल इनकम में भी पढ़े थे, है ना। फैक्टर इनपुट्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब आप कहोगे बिजली भी तो लगी होगी एक्स्ट्रा, फ्यूल भी तो लगा होगा, जनरेटर भी, हाँ ये सब होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आया होगा, लेकिन मेन ये पता है कौन से पुत्र? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो तीन हैं ये फिक्स फैक्टर होते हैं, ये जल्दी जल्दी नहीं चेंज होते। लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर। मेन वालों में हम ये नहीं पढ़ते, ये तो छोटे हैं ना, रॉ मटेरियल भी लगा, बिजली भी आई, ये भी हुआ, इनकी हम स्टडी नहीं करते डेप्थ में बेटा, ये तो मतलब इसको बोलो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ओके मैम। बात समझे? तो इसमें फटाफट से शॉर्ट रन में एक ही फैक्टर चेंज होता है, हम मशीनें नहीं मंगाने लग जाते बेटा एक शॉर्ट रन में नीड पूरी करने के लिए। सो इट्स द एम्प्लॉयमेंट विच विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी कि गिरेगी? बढ़ेगी। ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना। सो इजंट इट गुड फॉर द नेशन? यस। मैं तो बोलूंगी यस। तब तक बढ़ेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इसकी कुछ कुछ अगर बात समझ में आई हो, कुछ कुछ भी, तो हम यहां आते हैं, ठीक है, यहां आते हैं। अब यहां पर ना तीन चीजें लेते हैं हम, यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ इनकम नहीं लेते, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीन चीजें लेते हैं जी हम यहां नीचे। अब देखें एक और बात, हम ये वाली सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी पूरी बात, क्योंकि अगर आपको ये एक समझ में आ गया तो दूसरा तो आ ही गया ना, अपने आप ही उल्टा है वो इसका। आप कहीं पर इधर हो, से फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हो 200 इनकम पर, ये लीजिए 200 इनकम पर, ठीक है। इस सिचुएशन में आपकी डिमांड 240 है और सप्लाई 200 है, तभी तो आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है राजे। इन्वेंट्री कम करनी पड़ी, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा रहे हो? प्रोडक्शन। यानी आउटपुट, इंक्रीज हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। नेशनल इनकम क्या होगा? इंक्रीज। ये तीन चीजें हम यहां लेते हैं, देखिए, तभी तो ये उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये तब तक प्रोडक्शन करते रहोगे जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम अचीव नहीं। बिल्कुल। आप अपनी फैक्ट्री में जितनी जगह है उतने बंदे, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फैक्ट्री में 400 बंदे बिठाने की जगह है, लेकिन क्योंकि पहले आपने जैसे भी बनाया तो आपको पता नहीं था कि 400 बंदे बिठाने की, बंदे की बात कर रही हूं, पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ओके, ये क्या बज रहा है बीच बीच में? somebody's mic is on, I think. Switch it off please. हाँ, अब आपकी फैक्ट्री में से फॉर एग्जाम्पल 400 बंदे बिठाने की कैपेसिटी है, पर आप कहां पर थे? 200 पर। जैसे ही आपकी डिमांड स्विच हुई, बढ़ी, आपको क्या करना है? आप अपनी कैपेसिटी तक, अब फैक्ट्री में मैक्सिमम 400 बैठ सकते हैं। कैन यू गो बियॉन्ड दिस? शॉर्ट रन, स्पेशली इन शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन में फैक्ट्रियां बड़ी नहीं की जा सकती। शॉर्ट रन में आप चाहोगे कि आप अपने 400 तक पहुंचो। इट्स अ गुड सिचुएशन इन अ वे। कंट्री की कैपेसिटी है 400 यूनिट बनाने की आउटपुट, और बना रहे हैं अगर 200, तो वेट किसकी कर रहे हैं? डिमांड बढ़ने की। जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे बढ़ी तो क्या होगा? मेरी इन्वेंट्री गिरी, I have to increase production so as the employment and ultimately the national income will increase. कहां तक आउटपुट बढ़ा सकते हो? 400 तक। That's your maximum capacity where you touch equilibrium. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो फटाफट से। मैम एक बार ये फाइनल रिकैप देना।
इसका ऑपोजिट कराती हूँ, फिर आएगा फाइनल। ये कॉपी करना है तो पहले इसको क्लिक कर लो, मैं इसका ऑपोजिट बोलूंगी, फिर वो तुम्हें सारा दोबारा से फिर समझ में आएगा। क्लिक दिस, इट्स बेटर, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट बनाने में मदद करेगा, और शॉर्ट नोट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल देन दी लेंदी नोट्स। बन गया, हो गया, Yes. यस ग्रेट। यस मैम। अच्छा, अब मैं इसको हटा रही हूं जी, इसको मैं हटा देती हूं। अब आती हूं मैं इसके ऑपोजिट सिचुएशन पे, तब आपको देखते हैं समझ में आते हैं। अब ऑपोजिट है, एडी कम हो गया जी, आपकी डिमांड हो गई कम। अब जब आपकी डिमांड कम हो गई, मतलब पीपल आर बाइंग एट अ लेसर रेट देन दी सप्लायर्स आर सप्लाइंग। लोगों के खरीदने की स्पीड कम है बनाने वालों से। इन्वेंट्री को क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी। आपके पास बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे तुम्हारा सामान भैया, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ता रहे। अब तुम्हारे पास जब स्टॉक बढ़ता रहेगा तो तुम प्रोडक्शन कम करोगे, एम्प्लॉयमेंट कम कम, हो जाएगी। यस, प्रोडक्शन कम करोगे। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कम करने का तरीका है, बंदे निकाल दो, लोगों को कम कर दो, जो नहीं चाहिए उन्हें निकाल दो। निकाल दिया तो नेशन की इनकम पे फर्क पड़ेगा जब लोगों की नौकरियां जाएंगी। बढ़ेगा, कम हो जाएगी। यस मैम, अब ये देखो, तीनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे डिक्रीज। कम हो रही है। अब आती हूं यहां पे, हम कहीं सपोजिंगली यहां पर थे, सपोजिंगली हम 600 पर थे से, मैं यहां 600 भी ले लेती हूँ ना, फिर इजी हो जाएगा। 80 ऐड किया तो 520, 40, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा कितना 560, एंड दिस विल बी 600। ठीक है, चलो एक ऐड कर दिया। सपोजिंग ये 600 पे थे, राइट। अब डिमांड क्योंकि कम है, तो फिर आपको कितना कम होगी, सब चीजें कम होंगी। देखो सारी चीजें कम होंगी, और वापस कहां रुकोगे आप, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर, राइट। सो उतना ही कम होगा जितनी आप इक्विलिब्रियम, क्योंकि यू वांटेड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं, ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं, यू विल ऑलवेज वांटेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। हो सकता है कम होते 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 आप पीछे भी चले जाओ, फिर क्या होगा, डिपेंड करेगा, तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है। तो ये ना परमानेंट स्टेट नहीं होते बेटा, ये टच एंड गो स्टेट है। इस जैसे इट्स समथिंग लाइक, मैं इक्विलिब्रियम ना ऐसे समझाती होती थी माइक्रो में, कि आपका ना स्कूल चल रहा है, ठीक है। शुरू शुरू में जब आपने ट्यूशंस ढूंढी होंगी तो सेटिंग करनी जरूरी थी, टाइम सेट किया, चलो जी 2 से 3 इस टीचर के पास है, 3 से 4 इसके पास है, 4 से 5 यहां है। फिर जब तुम्हारा टाइम सेट हो गया, फिर तो कोई पंगा ही नहीं था, फिर तो स्कूटर अपने आप उधर घूमता था। फिर बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर पंगा बढ़ गया, ये वाला टीचर कहता मैं ऑनलाइन इतने बजे लूंगा, ये टीचर कहता ये, अब तुम्हें सेटिंग करनी पड़ रही है। तो कैन यू कॉल योरसेल्फ इन इक्विलिब्रियम व्हेन दिस हैपेंड सडनली? नो मैम। नो। अब अगेन, अब जब फिर खुल जाएगा, फिर टाइम क्लैशेस आ सकते हैं। कोई टीचर कहेगा मैं तो इतने बजे टेस्ट लूंगा, कोई कहेगा फिर मे बी, फिर जब सभी की सेटिंग होगी तो इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एक परमानेंट स्टेट नहीं होता। इट्स समथिंग लाइक, से फॉर एग्जाम्पल, मैं 50,000 रुपए अर्न करती हूं, और मैंने अपना खर्चा बना लिया कि ये 50,000 में ये परफेक्ट मेरा एक्सपेंडिचर प्लान है, ठीक है। अब मैं इसमें खुश हूं। अब मेरी साल के बाद इनकम जो है वो 50 से 75 हो गई। अब मेरा क्या आएगा, चेंज हो गई ना, पैटर्न चेंज होना चाहिए ना। ये इक्विलिब्रियम था, पूरा साल ठीक रहा, अब डिसइक्विलिब्रियम आया। चाहे ये अच्छा है, अच्छा डिसइक्विलिब्रियम है बेटा, 75 हो गई, तो मुझे नया बनाना पड़ेगा प्लान। नया बनाया, मे बी सेविंग्स मोर, मे बी एक्सपेंडिचर मोर, मे बी ब्रांड मोर। ये फिर फाइनल हो गया, ये फिर चल पड़ा। अगले साल मेरी इनकम 40,000 हो गई, कम ज्यादा होती रहती है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं बेटा, इस हिसाब से ना जाना कि इनकम तो आप कह रहे हो बढ़ती, मैं तो इसे जनरल। फिर डिसइक्विलिब्रियम हो गया, फिर आई हैव टू मेक। इसका मतलब परमानेंट स्टेट नहीं होता, लेकिन टारगेट हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जाने का। टारगेट इज ऑलवेज टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो इस पे वापस आ गए, हियर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां डिसइक्विलिब्रियम है, यहां है, आपको घूम के आना कहां है, इक्विलिब्रियम पर। अगर आप इधर हो तो ये तीनों गिरे बढ़ेंगे, अगर आप बढ़ने हुए आ गए थे तो तीनों गिरेंगे, और वापस रिस्टोर हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब इजी लग रहा है, ओके है। यस यस। मैम। अब आ जाते हैं Yes, ma'am. नोट्स पे, और फटाफट क्विक पढ़ते हैं और फिर क्लोज करेंगे, ज्यादा आज नहीं करूंगी। ADAS अप्रोच, इस टाइम पर
एडी अगर एएस के बराबर है इन फाइनेंशियल ईयर तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है. These are certain assumptions which I listed there. 2 sector, investment autonomous, price level अभी बताती हूँ, short run. Okay, short run. Price level को भी कहता मैंने ना constant assume करना है. यहां पर चौथा आ गया, prices में कोई change नहीं है. ये क्यों कह रहा है ये? क्योंकि अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड तो उसकी वजह से चेंज. Absolutely, क्योंकि prices affects demand. तो ये अगर बीच में ये भी फैक्टर आ गया तो ये समझानी थ्योरी मुश्किल हो जाएगी. तो इसने भी इसको भी कांस्टेंट कर दिया क्योंकि बच्चों मैम अगर सबको एक साइड पे ले लेना अदर देन. हाँ बस उसने कहा अगर आप सिंपली इसका अपना इफेक्ट देखना चाहते हो तो बाकी सारे इफेक्ट कांस्टेंट कर दो. ये भी कांस्टेंट कर दो, आय भी कांस्टेंट कर दो. तो फिर इसलिए अगर प्राइस का भी पंगा आ गया, प्राइस गिरा तो डिमांड तो वैसे ही बढ़ जाएगी. तो ये तो इसकी वजह से हो गया लॉ ऑफ डिमांड की. तो बोला ये भी फैक्टर रोल प्ले नहीं करता. दैट इज वाई he assumed, he is asking us to assume keep the price level also constant. Any trouble? No ma'am. Good. ये रहा जी स्केड्यूल जो मैंने वहां बनाया था आपके सामने is the same one. यहां मैंने बस मेंशन कर दिया एडी मोर, एडी इक्वल, एडी लेस. नीचे आए डायग्राम, सेम डायग्राम विच वी मेड. AS is a 45 डिग्री, ये ग्राफ हो गया जैसे मैंने बनाया है. आई वुड रिक्वेस्ट आप यही बनाना बेटा. ये ऐसे लाइन 600 दिखानी है, यहां से ये दिखाना है. जो भी आए, कभी कभी पेपर में सिर्फ एक ही कंडीशन आती है 3 से 4 नंबर में. एक ही कंडीशन आ जाएगी 5 में तो स्केड्यूल भी मैंडेटरी हो जाएगा. 3 में स्केड्यूल नहीं चाहिए होता. 3 के लिए डायग्राम कैन ओनली सफाइस द पर्पस. तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो सिर्फ ये वाली लाइन साथ में दिखाना. अगर ये वाली सिचुएशन है तो ये वाली लाइन दिखा देना. ठीक है, तो ये आप बनाएंगे. ओके, ये इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. कैन यू सी 3 आर गोइंग टू बी हियर. अब बराबर है तो क्या है? इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय द सेम क्वांटिटी विच प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई. ओके, अंडरलाइन कर लो, सेम क्वांटिटी. ये प्रिंट निकाल के कर लेना, आज मैंने थोड़ी देर से भेजा, कुछ सेटिंग करनी थी इसकी. इक्विलिब्रियम लेवल कब होगा? जब दोनों बराबर हैं ई पॉइंट पर. कैन यू सी ई पॉइंट हियर? कैन यू ऑल सी दैट? ओके, दैट्स नाइस. OM is the level of income. OM is shown here. आप यहां पर नंबर भी लिख सकते हो. 400 is the level of income. वो तब लिखना अगर आप स्केड्यूल बना रहे हो. If you're not making the schedule, use these alphabets. ये दो सेम नहीं लेने, M और N कर देना इसको. ठीक है, बोला इस जगह पर जो है इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. ठीक है, अगर वो कहता है इसमें कोई भी डेविएशन होगा, ध्यान से इस लाइन को पढ़ो. इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ADAS अपनी इंटरैक्शन से उसे वापस इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे. मतलब अगर ये इस पॉइंट से हम डेविएट हुए, अगर इस पॉइंट से इधर हुए या इधर हुए तो ADAS अपने आप इस वे से वापस आ जाएंगे. आप मेरी बात समझे? यस मैम. गुड. यहां आ गए जी. नाउ AD मोर देन AS. मैं सिर्फ एक रीड करूंगी. इस सिचुएशन में बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई. क्योंकि ये थ्योरी अजम्पशन प्लानिंग है बेटा. हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. इन्वेंट्री नाम की जो चीज है वो गिर जाएगी और इन्वेंट्री ठीक करने के लिए प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेगा. ये लाइन में अंडरलाइन करना भूल गई, आप कर देना. एक्सपैंड करनी पड़ेगी और शॉर्ट रन में लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे. जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम लेवल भी बढ़ेगा और ब्रिंग्स बैक इकोनॉमी टू इक्विलिब्रियम. मैंने जो जो बोला था वही लिखा है, बस इसको तुमने अच्छे से प्रेजेंट करना है क्योंकि एक ही पॉइंट अगर आया तो आप इसमें एक भी वर्ड नहीं छोड़ सकते है. मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया. AD लेस देन AS मैंने जानबूझकर नहीं लिखा. व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज इसको लर्न कर लो और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कर दो. कहां पर? कहां पर? इक्विलिब्रियम तक. ये AD लेस देन AS में आप इसको खुद लिखेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. PSPI अप्रोच हम कल करेंगे. आज के लिए मैंने इतना ही कराना है. किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, एल्स वी विल स्टॉप.